पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आज के प्रोग्राम में आपसे बातचीत मेरी होगी एक खास टॉपिक पर। आज जो मेरे मेहमान अफसर थे वो नहीं आ सके हैं और उनके ना आने की वजह हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो रहा है, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसमें लोग मसरूफ हैं। लेकिन मुझे वजारत दाखिला की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस प्रोग्राम के जरिए से और आज के इस एपिसोड के जरिए से आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं, और वो बातें बहुत ही अहम हैं और उनका ताल्लुक खास तौर पर उन लोगों से है कि जो कि यहाँ पर हैं और गैर कानूनी तौर पर हैं, लेकिन अब कानून ने उनको ये मोहलत दी है कि अगर वो 31 दिसंबर से पहले कानूनी इदारे में आते हैं और अपना मसला लेकर के आते हैं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा और उनके मसले को हल किया जाएगा। अगर वो मुल्क जाना चाहते हैं तो बाइज्जत मुल्क भेजा जाएगा। अगर वो यहीं पर रह करके दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो उसमें भी उनकी मदद की जाएगी। तो ये कैसे होगा, कहाँ होगा, इसकी तफसीलात आज मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब, ये जो मोहलत है जिसमें कि कानून नंबर 21 सन 2015 जो कि यहाँ कतर में दाखिल होने, यहाँ से जाने और यहाँ पर रहने के मुतालिक है, ये कानून है 2015 का कानून नंबर 21। इसकी वायलेशन जिसने भी की है, खिलाफवर्जी की है, यहाँ आया था किसी और मकसद से, कर कुछ और रहा है, आया किसी और के पास था, काम किसी और के पास कर रहा है, बगैर अपने कामे को, रेजिडेंस परमिट को रिन्यू किए हुए यहाँ पे रह रहा है, वीजा आया किसी और वीजे, मतलब विजिट वीजे पे आया था, काम करने लग गया, ऑन अराइवल वीजे पे आया था, वापस नहीं गया, फैमिली विजिट वीजे पे आए थे, वापस नहीं गए, या यहाँ पर यहाँ के रेजिडेंट थे कतर के, उनका इकामा भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिन्यू नहीं करवाया, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो लेबर्स हो, कोई भी हो। क्या करेंगे वो तमाम तफसीलात अभी आपको एक बार फिर से बताता हूँ। तो सामीन, वजारत दाखिला ने ये मोहलत दी है कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो कानून की खिलाफवर्जी करते हुए कतर में रह रहे हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2021 यानी इस साल के खत्म होने से पहले आते हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में, या MOI की जो यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स हैं वहां पर आते हैं और अपना मसला बयान करते हैं, तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी और उनके मसले को कानूनी तौर पर हल किया जाएगा, जिसके बाद कतर में रहना या अगर कतर से जाते हैं तो दोबारा वापस आना मुमकिन होगा। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से लोग हैं और वो उनके साथ क्या होगा, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। अब कई सारे सिनारियो बनते हैं। पहला सिनारियो ये है कि एक शख्स यहाँ पे काम करने के लिए आया था, लेकिन आने के बाद उसने अपना इकामा बनवाया ही नहीं, रेजिडेंस परमिट उसका लगा ही नहीं, चाहे उसने नहीं बनाया, चाहे उसकी कंपनी ने नहीं बनाया, स्पॉन्सर ने नहीं बनाया, एम्प्लॉय ने नहीं बनाया, जो भी रीजन हो, बात यह है कि उसके पास रेजिडेंट परमिट, इकामा, आईडी नहीं है, या आईडी है लेकिन उसको रिन्यू किए हुए 90 डेज से ज्यादा गुजर गए हैं, यानी कि जो उसकी जो एक्सपायरी डेट थी उससे भी 90 दिन ज्यादा हो गए हैं, और
इस शख्स के खिलाफ बलाग हुरूब जिसको कहते हैं ना, एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट, वो नहीं है कि भाई तो ये बंदा भाग गया है, काम छोड़ के चला गया है, इस तरह की रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं है, तो ये इस तरह के जितने भी लोग हैं वो इस मोहलत से फायदा उठा सकते हैं। कैसे, अभी उसकी तफसील बताता हूं। दूसरा एक सिनारियो है कि जिसमें एक शख्स है कि जिसकी सेम यही चीज है, लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी है उसके एम्प्लॉयर ने, उसकी कंपनी ने, उसके कफील ने कि भाई ये बंदा भाग गया है हमारे पास से, कहीं और काम कर रहा है, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी 30 दिन नहीं गुजरे हैं। तो ये दो सिनेरियो हो गए, ठीक है। 90 दिन से ज्यादा हो गए एक्सपायरी डेट को और उसके ऐसे शख्स के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की गई, या रिपोर्ट की गई है लेकिन उस रिपोर्ट को 30 दिन नहीं गुजरे, 1 महीना नहीं गुजरा है। तो ये जो दो तरह के ये जो अफराद हैं, ये आए रिसर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में अपने पासपोर्ट के साथ, ओपन टिकट के साथ, और इस ऐसे शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई उसके ऊपर जुर्माना नहीं किया जाएगा, और वो अपने मुल्क चला जाएगा, और उसको जाने के बाद दोबारा अगर कतर का वीजा मिलता है, कोई और जॉब मिलती है, तो वो बाआसानी आ सकता है, उसका कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरे लोग वो हैं कि जो यहाँ पे फैमिलीज हैं और फैमिली रेजिडेंस परमिट जो था, जो इकामा फैमिली वाला जो होता है, या ये कि विजिटर्स हैं, किसी भी तरह के विजिट वीजे पे आए थे और जितने दिन उनको रहना था उससे ज्यादा वो रह रहे हैं, तो ऐसे जो अफराद हैं वो भी सिक्योरली जा सकते हैं। वो सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट के जरिए से उनको भेज दिया जाएगा बाइज्जत तरीके से, अपना पासपोर्ट और टिकट्स लेकर के आएं, और अगर वो जाने से पहले कानूनी तौर पर जो उनके ऊपर जुर्माने आयद होते हैं वो पे करके जाते हैं तो दोबारा वापस आ सकते हैं, और अगर वो पे करके नहीं जाते हैं तो जाहिर है कि फिर वो फौरन वापस नहीं आ सकेंगे। तो अब ये जो जुर्माने कितने हैं, क्या हैं, ये जब आप आएंगे उनसे बात करेंगे तो उसके बाद इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात आपको वहां से मिलेंगी, क्योंकि हर केस जरा डिफरेंट होता है, तो हर एक केस में एक बात नहीं हो सकती। लेकिन जो बुनियादी जो बात है या जो टैग लाइन है या बॉटम लाइन कह लीजिए उसको, वो यही है कि जिन्होंने भी वायलेशन की हैं, फैमिली रेजिडेंट्स थे किसी जमाने में, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रिन्यू नहीं कराया, या ये कि विजिटर्स आए और उनकी मुद्दत से ज्यादा उन्होंने दिन यहाँ पे गुजार लिए और रह रहे हैं, तो ऐसे लोग भी बाइज्जत भेजे जाएंगे। अगर वो जुर्माने दे करके जाएं तो वापस आते हैं, जुर्माने नहीं देते तो भी उनको रोका नहीं जाएगा, तो भी वो बाइज्जत तरीके से जा सकते हैं। अब एक और सूरत, एक और सिनेरियो, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला भी होगा कि एक शख्स है, वो इकामे के खिलाफ, कानून के खिलाफ यहाँ पे रह रहा है और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर दी गई है, एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट, कि ये हमसे भाग गया है, ये कहीं और काम कर रहा है, हमारे पास नहीं है, और इस रिपोर्ट को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अभी पहले एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि जिसमें 30 दिन नहीं हुए हैं, तो ऐसे शख्स पर ना कोई जुर्माना ना कुछ है, वो आए और चला जाए, वापस आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक शख्स है कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट की गई और उस रिपोर्ट को 30 दिन यानी कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो ऐसा शख्स अगर कानूनी तौर से जो फाइन वगैरह होते हैं, रिकंसिलिएशन जो सूरत हाल बनती है, अगर वो उसको मान लेता है तो फिर वो दोबारा वापस आ सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर वो उसको नहीं मानता है तो जाहिर है कि इस सूरत में भेज तो उसको दिया जाएगा, इज्जत के साथ भेज दिया जाएगा, जुर्माना ना दे कोई बात नहीं, लेकिन वापस आने में फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
अब एक और सिनेरियो देखते हैं। एक शख्स है, उसका इकामा, उसका रेजिडेंस परमिट उसके एम्प्लॉयर ने, उसके कंपनी ने, उसके कफील ने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद आपको पता है ग्रेस पीरियड होता है मुल्क छोड़ने का 90 डेज का, लेकिन ये 90 डेज भी गुजर गए हैं, 3 महीने गुजर गए और वो फिर भी यहां पर है और रह रहा है। तो ऐसा शख्स, अगर ऐसे शख्स को भी ये इम्कान या ये मोहलत है उसके पास, से फायदा उठाए कि वो जा सकता है, अपना पासपोर्ट ओपन टिकट लेकर के आए, जाने से पहले जो कानूनी एतबार से जो जुर्माना आयद होता है वो दे करके चला जाता है, तो वापस आ सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सिनारियो हो, आपको कतर से जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। बाइज्जत तरीके से, जैसे नॉर्मल एक पैसेंजर जाता है कोई भी, वैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई पुलिस की गाड़ी में कोई लेकर के आपको जाएगा, ना कोई आपको गिरफ्तार करेगा, ना कोई कुछ कहेगा। बस आपका जो एग्जिट पेपर है वो बना दिया जाएगा आपकी टिकट की डेट के हिसाब से, और उस दिन आप उसी तारीख को आप जा सकते हैं। अगर वो तारीख आगे पीछे हो गई तो फिर आपको दोबारा सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में आकर के उसको अपडेट करना होगा, वरना ऐसे फिर दूसरे दिन कोई जाने नहीं देगा। अच्छा, एक तो ये बात कि किसी भी सूरत हाल में आप जा सकते हैं, जाने से कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ ये है कि अगर जो कानूनी तौर पर जो तरीका है कि भाई अगर बाज मामलात में फाइन दे करके जाना है, बाज में नहीं दे करके, तो अगर आप जिन मामलात में फाइन दे करके जाना है दे के जाएंगे तो वापस आराम से आ जाएंगे, दूसरे वीजे पे आप नेक्स्ट डे आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे करके जाते हैं तो उस सूरत में फिर एक अरसे तक आप कतर वापस नहीं आ सकेंगे। और एक दूसरी बात यह है कि इन तमाम सिनारियोज में अगर ऐसे बच्चे बच्चियां हैं कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा। यानी फर्ज करें, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आप जैसे एक फैमिली है, अब उसमें अम्मी हैं, अम्मी के साथ 2-3 बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो माँ का या बाप का जो फाइन है वो तो देना होगा, लेकिन जो बच्चों का फाइन है वो नहीं देना होगा, और उन बच्चों पर वापस आने पे कोई रोक भी नहीं लगेगी। वो बच्चे वापस भी आएंगे, आ सकते हैं, जब वो नया वीजा उनको मिलेगा वो आ सकते हैं। जो दूसरे हैं, मतलब माँ बाप हैं, तो वो फाइन दे करके जाएंगे तो फौरन ही वापस आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सामीन, अब तक मैंने जितने सिनेरियो, ये 5 मुख्तलिफ सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं, इन तमाम जो सिनेरियो, ये जो कहना चाहिए जो कैटेगरीज हैं 5, इनमें जितने लोग भी आते हैं ये तमाम के तमाम सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में जाएं, पासपोर्ट के साथ और ओपन टिकट के साथ। आप जानते हैं कि ये सलवा रोड पे है, और सलवा रोड में जो सेलिया वाला जो ब्रिज है, सनाइया वाला, उससे पहले राइट साइड में अगर आप दोहा की तरफ से जा रहे हैं तो आपको वाइट बिल्डिंग्स नजर आएंगी, वहां पर आपको जाना है। और अब वहां जाने के बाद आपको एक बड़ा सा हॉल एक नजर आएगा, उसमें बहुत सारे काउंटर हैं, अपना नंबर लेकर के इंतजार कीजिए। और वजारत दाखिला का ये कहना है कि सिर्फ 3 से 4 मिनट में, जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे तो 3 से 4 मिनट में आपकी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाएगी। अलबत्ता जाना है आपको दोपहर 1 बजे के बाद से, दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक इस काम के लिए आप जा सकते हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में, जिसको अल-बहथ वल मुताबा कहते हैं। अब जरा हम उन लोगों की बात करते हैं कि जो यहाँ कतर में रहना चाहते हैं और यहाँ रहते हुए वो अपनी सूरत हाल को कानून के मुताबिक बनाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ से जाएं, यहाँ रहते हुए वो चेंज करना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएं, वो क्या कर सकते हैं। तो उसका भी हल मौजूद है, लेकिन उसका हल सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में नहीं है, बल्कि उसका हल है वजारत दाखिला के जो सर्विस सेंटर्स हैं
वहां पर MOI सर्विस सेंटर्स, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 5 ऐसे सेंटर्स हैं कि जहां पर आपके इस सिलसिले में आपकी मदद की जाएगी। और ये 5 सेंटर्स हैं: सलाल सर्विस सेंटर, सनीम, जो कि पहले जिसको सनाइया कहते थे, सनीम सर्विस सेंटर्स, मिसमीर सर्विस सेंटर, अल वकरा सर्विस सेंटर और अर्रैयान सर्विस सेंटर। ये 5 जगह जो सलाल, सनीम, मिसमीर, अल वकरा और अर्रैयान में MOI के सर्विस सेंटर्स हैं, इनमें आप किसी में भी चले जाएं और 1 बजे के बाद जाइएगा। 1 से लेकर 6 बजे तक यहाँ भी काम होता है जी। जब आप जाएंगे तो क्या होगा और कौन कौन से लोग यहाँ पर जाकर के अपनी सूरत हाल कानूनी तौर पे दुरुस्त कर सकते हैं, अब वो जो कैटेगरीज हैं या वो जो सिनेरियोज बनते हैं वो मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। तो जनाब, सबसे पहले वो लोग के जिन्होंने सन 2015 के कानून नंबर 21 की वायलेशन की है, जो कानून यहां रहने और काम करने के मुतालिक है, और उनकी जो वायलेशन है उसकी तफसील ये हो कि रेजिडेंस परमिट की एक्सपायरी डेट को 90 डेज गुजर चुके हों। ठीक है, उम्मीद है वाज़ेह होगा कि 90 डेज आपके इकामा खत्म हुए, 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि हमें इस बंदे के पास या इस कंपनी में काम नहीं करना है, मतलब इस बंदे के पास हमें काम नहीं करना है, हमें किसी और के पास जाना है। ठीक है, एक तो हो गई ये कैटेगरी। दूसरी ये है कि वो लोग के जिनके ऊपर बलाग है, रिपोर्ट है कि ये काम छोड़ के भाग गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम किसी और बंदे के पास काम करें। एक सूरत तो मैंने आपको बता दी ना कि जो जाना चाहते हैं तो भाई फाइन दे के जाएं तो दोबारा आ सकते हैं, फाइन दे के नहीं जाएंगे तो नहीं आ सकते, लेकिन मुल्क जा सकते हैं। एक ये तीसरी सूरत है कि आप यहीं पर रहना चाहते हैं, किसी और के पास काम करना चाहते हैं। तो ये दोनों जो कैटेगरी के, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, दोनों के ये सर्विस सेंटर्स में जाएं और वहां पर अपना पासपोर्ट लेकर के जाएं और उनको बताएं कि भैया हमारा ये मसला है, हम जाना नहीं चाहते, आप बताइए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम वो चीजें करें और उसके बाद कानूनी तौर पर यहाँ पे रह सकें। तो वहां पर आपकी मदद पूरी तौर पर की जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरी एक कैटेगरी और उसकी हम बात करते हैं, जिनके पास वर्किंग वीजा है या था और उस वर्किंग वीजा के खत्म हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए और इकामा नहीं लगाया है उन्होंने, यानी कि वीजे पर वो आए, एंटर हुए, लेकिन उसके बाद इकामा नहीं लगा या नहीं लगवाया उन्होंने, और उसको 90 डेज से ज्यादा हो गए। अब वो ये चाहते हैं कि भाई हमें वापस ना जाना पड़े, हम यहीं रहेंगे, यहीं पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी रह सकते हैं सर्विस सेंटर के जरिए से, अपना जो लीगल स्टेटस है वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि लेबर डिपार्टमेंट से या लेबर मिनिस्ट्री से आपके पास उसी नेशनलिटी का अप्रूवल मौजूद हो। सही है, उसी नेशनलिटी का, मसलन आप इंडियन हैं तो जहां पे आप काम करना चाहते हैं, जिस बंदे के पास, दूसरे के पास, उसके पास इंडियन नेशनलिटी ही का अप्रूवल हो, वीजा मौजूद हो उसके पास, उसके किटी बैग में मौजूद हो, या पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी नेशनल का वीजा मौजूद हो। इसी तरह से और जितने भी नेपाली हैं तो नेपाली नेशनल का वीजा मौजूद हो जहां पे आप काम करना चाहते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट से अगर अप्रूवल मौजूद है दूसरी जगह जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे काम करने के लिए, तो फिर आपका काम आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, दूसरी जो चीज है वो ये है कि वर्किंग वीजा था और उसके बाद उनके खिलाफ, वो वहां से चले गए जहां पे काम कर रहे थे, और उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी गई कि ये भाग गए हैं भाई, हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे। अब ऐसा शख्स जिसके पास वर्किंग वीजा था और उसके ऊपर बलाग हरूफ भी है, अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो फिर उसके लिए भी यही शर्त है कि वो रह सकता है, लेकिन
लेबर डिपार्टमेंट से उसी नेशनलिटी के लिए अप्रूवल मौजूद होना चाहिए, मतलब वीजा मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये चीज आप जहन में रखिएगा कि जो इस तरह के जो लोग हैं जिनसे ये खिलाफ वर्जियां सरजद हुई हैं, तो ये तमाम लोग ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो मोहलत है ये बहुत थोड़े दिनों की है। इससे अगर फायदा नहीं उठाया तो फिर ये चीजें दिसंबर के खत्म होने के बाद मुश्किल होती चली जाएंगी, और फिर अगर आप चाहेंगे भी तो भी नहीं होगा। आप मतलब उसके बाद जो मर्जी कर लें फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस मौके से फायदा उठाएं, और जिनकी भी जो लीगल स्टेटस सही नहीं है उसको दुरुस्त करवा लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस सेंटर्स में करना क्या होगा जाकर के, जरा उसकी तफसील बताता हूं। तो जनाब एमओआई के सर्विस सेंटर में लंबा काम यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कि कुछ फॉर्म वगैरह भरने हैं। और वो ये है कि जब आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाएंगे तो जिस तरह का काम आप करवाना चाहते हैं, जिस तरह का स्टेटस आपका है, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उस हिसाब से एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको भरना है और उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको उसमें डालनी है। उसके बाद फिर जब आप काउंटर पे जाएंगे तो आपकी जो दरखास्त है, आपका जो फॉर्म है, वो आपसे ले लिया जाएगा। सिस्टम के जरिए से उसको रेफर कर दिया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट को। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो शर्तें हैं वो अगर पूरी होती हैं, या जैसे अभी कुछ चीजों का मैंने जिक्र किया ना कि मतलब उनके पास अप्रूवल हो दूसरे बंदे के पास या दूसरी कंपनी के पास उसी नेशनलिटी का वगैरह वगैरह, ये चीजें अगर पूरी हैं, ये शर्त अगर पूरी है, तो 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उस दरखास्त का फैसला कर दिया जाएगा जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से कि भाई हाँ या ना, या उसमें और क्या चाहिए, या जो भी उसमें होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको वो परफॉर्मा भरना है जिसमें आप ये कहेंगे कि हम लीगल स्टेटस अपना सही करना चाहते हैं। नंबर 1 ये चीज। नंबर 2 ये है कि जो न्यू एम्प्लॉयर आपका होगा या न्यू कंपनी जहां पर आप काम करना चाहते हैं, उनका जिसको हम आम जबान में कहते हैं कंप्यूटर कार्ड, उसकी कॉपी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, जो एक एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन पेपर होता है या रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, हम नॉर्मल उसको कंप्यूटर पेपर कहते हैं, सब लोग समझते हैं, उसकी कॉपी होनी चाहिए। लेकिन ये जो सारा जो प्रोसेस है ना, अब सुनने में लगता होगा पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे काउंटर पे खड़े होने के बाद। ये हो सकता है कि आपके आगे 10 आदमी हैं, तो जाहिर है उन 10 आदमी का काम होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। लेकिन जब आपका नंबर आ जाएगा तो काउंटर पे आपको 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। वक्त जाने का याद रखिएगा, दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक। और जो सर्विस सेंटर्स हैं वो मैं बता चुका हूं, 5 सर्विस सेंटर्स हैं जहां पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, और 31 दिसंबर आखिरी डेट है, उससे पहले जाइएगा। और ये जो 5 सर्विस सेंटर्स हैं ये मैं फिर से दोहरा देता हूं ताकि अगर कोई ना सुन सका हो तो वो सुन ले। ये हैं जी उमसलाल सर्विस सेंटर, उमसनीम सर्विस सेंटर जो कि सनाइया जिसको पहले कहते थे, मिसमीर सर्विस सेंटर, अलवक्रा सर्विस सेंटर और अर्रैयान सर्विस सेंटर। तो जनाब आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह के एमओआई की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि ये चीज़ें आपको पूरी वजाहत के साथ बता दी जाएं, एक्सप्लेन की जाएं, ताकि आपके जानने वालों में अगर कोई इन तमाम कैटेगरीज में फॉल करता है तो वो इस मोहलत से फ़ायदा उठाए, ताकि बाद की कानूनी कार्रवाइयों से बच सके, जिसमें कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसमें कि जेल भी हो सकती है, जिसमें कि फाइन्स भी हो सकते हैं, तो छापे मारे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उन तमाम बात की परेशानियों से बचने के लिए अभी ये मौका है,
इससे फ़ायदा उठाते हुए अपना जो लीगल स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और कानूनी तौर पर यहाँ पर रहा जाए, काम किया जाए, लाइफ को एंजॉय किया जाए, कानून के डर से दूर। क्योंकि जब आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती हैं, मतलब आप डरते हो कि यार हम जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, आपको और बहुत सारा सरकारी काम कोई भी नहीं होता है आपका। तो इसलिए बेहतर है कि जब आपको रहना ही है यहाँ पे तो फिर सही अंदाज में रहिए, सीना ठोक के रहिए, बिल्कुल एकदम कानून के मुताबिक रहेंगे तो सर उठा के रहेंगे, कानून की खिलाफवर्जी करते हुए रहेंगे तो हमेशा दिल में चोर सताता रहेगा, इधर से ना आ जाए कोई पुलिस वाला, उधर से ना आ जाए, परेशानी होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए जब आप परदेश में हैं, अल्लाह ने आपका रिज़्क यहाँ पे लिखा है, तो कानून के मुताबिक चलिए ताकि ये जो काम है आपका वो चलता रहे, आप कमाते रहें अपने ख़ानदान के लिए, उनका जो बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बेहतर हो और वो ज़िंदगी बेहतर तभी होगी जब वो कानून के मुताबिक होगी। तो जनाब, हमेशा की तरह उसी पैगाम के साथ कि कानून की इज़्ज़त कीजिए, कानून आपकी इज़्ज़त करेगा। उबैद ताहिर आज के हल्के से इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। 107 FM